हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ बीएचयू पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर स्मिता और आज है हमारे ज्योग्राफी की क्लास का पहला दिन और आज हम फर्स्ट डे में पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अभी से लेकर जब तक एंट्रेंस हो नहीं जाता तब तक हम क्या क्या चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। यानी कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ज्योग्राफी का सिलेबस प्रोवाइड किया था। तो अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और मैंने जो जो चीज़ें उसमें बताई हैं उन सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए ताकि आपके ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस में सही हो जाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, आज हमें पढ़ना है सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल देखो बच्चों किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारा सूर्य आता है जिसे हम सन कहते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, उसके बाद सैटेलाइट्स आती हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मीटियोर्स आते हैं जिसे हम उल्का कहते हैं या उल्का पिंड भी कहते हैं। उसके साथ साथ आते हैं कॉमेट्स जिन्हें हम धूमकेतु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम सन की, देखो अगर ये देखो सपोज करो कि यहाँ पर सन है। अब सन के इर्द गिर्द ही तो सारे ग्रह घूमते हैं उसके चारों तरफ। तो आखिर वो ग्रह और वो जो हमारा सूर्य है ये दोनों इतने स्थिर हमारे ब्रह्मांड में कैसे रहते हैं? क्वेश्चन आता है ना माइंड में। तो देखो इसका कारण ये है कि सूर्य और हर एक ग्रह के बीच में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या मैंने लिखा है? गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल पुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ द प्लैनेट एंड द सन आर सो मच स्टेबल इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में कैसे सूर्य और बाकी ग्रह एक दूसरे के साथ तारतम्य बना के रखते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर, कई सारे फोर्सेस के नाम दिए होंगे ऑप्शंस में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बात आती है कि आखिर ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो किस तरह के रास्ते पर चलते हैं, उनके जो रास्ते का जो आकार होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, उनके जो रास्ते होते हैं, जिस रास्ते पे वो दिन रात चल रहे हैं, उस रास्ते को हम इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं और हिंदी में हम उसे कक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो कक्षा जो होती है उनकी वो अंडाकार आकार की होती है। किस आकार की होती है? अंडाकार आकार की होती है। ठीक है, तो सपो कैसा होगा अंडाकार आकार? ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्बिट या फिर इस तरह के कक्षा में वो घूमते रहते हैं। कहाँ घूमेंगे? सन के इर्द गिर्द चारों तरफ। ओके, जानते हैं आप लोग कि जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट सन के कौन सा है? ठीक है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो कौन है? मरकरी है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है, सबसे दूर सन से कौन सा प्लैनेट है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? नेपच्यून। मरकरी को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? बुध ग्रह के नाम से जानते हैं और जो नेपच्यून है उसको हम हिंदी में वरुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे नज़दीक जो सूर्य के है वो बुध ग्रह है और सबसे दूर कौन है? वरुण है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जो सोलर सिस्टम है इसकी साइज कितनी है? ठीक है, साइज जो है इसकी 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। हमारा जो सौर मंडल है उसकी ये पूरी आकार है, कितने आकार, कितने पूरे क्षेत्र में कितने में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है ब्रह्मांड की चीज़ों को ब्रह्मांड में जो दूरी नापने की जो पैमाना होता है उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल की जो साइज है वो कितनी है? 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, देखिए जो हमारा सौरमंडल है उसमें जो मैक्सिमम पार्ट है ना, यानी ज़्यादातर हिस्सा, वो किसके द्वारा ऑक्युपाई या फिर किसके द्वारा घेरा गया है? सूर्य के द्वारा, यानी सन के द्वारा। यानी अब करीब करीब जितना भी सौरमंडल का हिस्सा है वो सन से ही मिलकर बना हुआ है और जितने भी हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं उनको
एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है हमारा सन करता है, ठीक है। अगर सन न रहे तो ये प्लैनेट्स भी नहीं बचेंगे, ठीक है। देखिए प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स एक ऐसी ब्रह्मांड की एक ऐसी चीज, यानी जिसे हम इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है हमारे यूनिवर्स की, जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। खुद की लाइट नहीं होती है मतलब कि इन्हें लाइट या फिर इनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन होता है? सन होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है यूनिवर्स में जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। और वो लाइट उन्हें मिलती कैसे है? स्टार्स को उनके अंदर दो गैसेस पाई जाती हैं, एक होती है हाइड्रोजन और दूसरी कौन सी होती है? हीलियम, ठीक है। इन्हीं दोनों गैसेस का जब केमिकल रिएक्शन होता है, यानी जब ये आपस में मिलते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है रोशनी के फॉर्म में, और उसी रोशनी से ये स्टार्स क्या होते हैं? चमकते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सन जो होता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? उसका नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। क्वेश्चन बार बार ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सन में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा, ठीक है। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु। सभी लोग ये नोट्स प्रिपेयर करते चले जाओ। अगर अभी से आप नोट्स प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब आपको रिवीजन करना होगा। मैं बार बार बात करती हूँ रिवीजन और इसके साथ साथ लिमिटेड कंटेंट की, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे तो रिवीजन टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। हमेशा अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको कम से कम चीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा टॉपिक्स लेकर चलोगे तो रिवीजन जब करोगे तो लगेगा यार ये इतना सारा हम लेकर बैठ गए हैं, हमसे हो भी पाएगा या नहीं। तो ऐसी वाली सिचुएशन हम नहीं आने देंगे, ठीक है। जितना आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ आप उतने की ही नोट्स प्रिपेयर करो। जो आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जो आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, उन सारे को टाइम टू टाइम आपको करना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं बात कर रही थी न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो न्यूक्लियर फ्यूजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु विखंडन कहते हैं, ठीक है। तो जो सूर्य है उसके अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? वो होता है परमाणु विखंडन, उसे ही हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद अब सोलर सिस्टम में हमारा सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जो होते हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है, जिसे हम इनर या फिर रॉकी प्लैनेट के भी नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप लोग जरा भी डरिएगा मत, क्योंकि मैं ये बाइलिंगुअल फॉर्म में वीडियो लेकर आई हूँ, यानी कि जो भी चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ उसे मैं हिंदी में भी बताऊंगी। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप बेशक पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। देखिए तो मैं बात कर रही थी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं उसे हम हिंदी में कहते हैं स्थलीय ग्रह। क्या कहते हैं बच्चों? स्थलीय ग्रह कहते हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को ही हम हिंदी में और किस नाम से जानते हैं? एक हम कहते हैं इसे आंतरिक ग्रह, और दूसरा क्या नाम है? एक और तीसरा नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? पथरीला ग्रह। ये सारे नाम जो हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। स्थलीय ग्रह भी होते हैं, आंतरिक ग्रह भी होते हैं, पथरीला ग्रह, ये सारे नाम एक ही के लिए प्रयोग किए गए। ऐसा नहीं कि तीन तरह के होते हैं, इस डाउट में आप लोग बिल्कुल ना रहिएगा, ठीक है। तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो कौन कौन है? वो है मरकरी, जिसे हम हिंदी में बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद है वीनस, जिसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं। उसके बाद है अर्थ, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, और मार्स जो कि है मंगल, ठीक है। तो ये चार ग्रह जो होते हैं ये स्थलीय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इन्हें बोला जाता है। दूसरे होते हैं गैसियस प्लैनेट, ठीक है। तो जो गैसियस प्लैनेट होते हैं इन्हें हम दो नामों से जानते हैं, एक तो इन्हें हम बाहरी ग्रह कहते हैं, और दूसरा नाम जो इन्हें दिया गया वो कौन सा है? जोवियन प्लैनेट, ठीक है। इंग्लिश में भी हम इन्हें जोवियन ही कहते हैं और हिंदी में भी जोवियन ही कहते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा यार ये जोवियन प्लैनेट क्या होता है, ठीक है। तो देखो ऐसा कोई भी ग्रह जिसके पास
जिसके अंदर सिर्फ गैसेस ही गैसेस भरी हो, ठीक है, और जिसकी साइज अर्थ से बड़ी हो यानी पृथ्वी से बड़ी हो, और जिसके अंदर सिर्फ गैसेस ही पाई जाएं, ऐसे ग्रहों को हम क्या कहते हैं, जोवियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखो जोवियन प्लैनेट में कौन कौन आते हैं। पहला आता है जुपिटर, जिसे हम हिंदी में बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है सैटर्न, जिसे हम शनि ग्रह के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है यूरेनस, जिसे हम अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। और चौथा आता है नेपच्यून, जिसे हम वरुण ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वरुण और अरुण में बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। यूरेनस को अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दो तरह के ये ग्रह होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है और एक गैसियस प्लैनेट होता है, यानी स्थलीय ग्रह और गैसियस ग्रह। याद रखोगे आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, यानी सौर मंडल के कौन कौन से सदस्य हैं। जैसे हमारे परिवार में सदस्य होते हैं, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में भी सदस्य हैं, ठीक है। तो अभी हमें पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं करनी, सिर्फ हमें अपने सौर मंडल की बात करनी है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में पड़ता है। वैसे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जब हमारा यूनिवर्स वाला टॉपिक आएगा तो उसमें तो ये सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे माइंड में आ गया है तो चलिए एक बार बता ही देते हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम वो जिस गैलेक्सी में आता है उसे हम इंग्लिश में मिल्की वे के नाम से जानते हैं, ठीक है, मिल्की वे, या फिर इसे हिंदी में हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बात और, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको राइट कर रही हूँ और जो भी ये स्लाइड्स में आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के भी फॉर्म में मिलेंगी। तो जो मैं एडिशनल चीज़ें बता रही हूँ सिर्फ इसी को लिखो, क्योंकि पीडीएफ्स में आपको ऑलरेडी मिलेंगी, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल ध्यान से सुनने का काम करो और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं सिर्फ उसे ही राइट डाउन करने का काम करो, ओके। चलिए तो देखिए सन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पहला मेंबर यही है और ये सोलर सिस्टम का हेड भी है, ठीक है ना। तो अगर हमारा परिवार है तो परिवार में जो हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके बारे में पहले बात की जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो सौरमंडल है उसमें हमारे जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो कौन है, सूर्य हैं, ठीक है, सूर्य यानी द सन, ओके। तो बात करें अगर हम सन की, तो ये इसकी पोजीशन क्या है सोलर सिस्टम में, यानी सोलर सिस्टम में ये कौन सी जगह पर स्थित है। तो सोलर सिस्टम में ये कहाँ पर है, सोलर सिस्टम में ये बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ सन है तो इसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में यानी कि अंडाकार कक्षा में कौन घूम रहे हैं, हमारे 8 ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है। पहले आपको याद होगा 9 ग्रह हुआ करते थे, ठीक है। तो 9वां ग्रह जो होता था उसे हिंदी में यम ग्रह के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे ही क्या कहते हैं, प्लूटो कहते हैं, ठीक है। तो इस प्लूटो को हमारा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, जैसे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, उसी तरह अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम नासा है, ठीक है। तो इस नासा ने क्या किया, इस नासा ने 2006 में सितंबर में उन्होंने सितंबर में क्या किया कि प्लूटो को सोलर सिस्टम की कैटेगरी से निकाल दिया, ठीक है। निकाल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूटो को लिए यहाँ से उठा के हमारे सौरमंडल से बाहर फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हम अब किताबों में उसका जिक्र नहीं करते हैं, कारण ये है कि वो सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे था और काफ़ी छोटा भी था, इसीलिए इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिससे हम कहते हैं डार्क प्लैनेट, यानी कि बौना ग्रह, ठीक है। तो ये काफ़ी बौना भी था और इसके बारे में कुछ मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे था और कुछ ऐसे फैक्ट्स नहीं मिले जिससे कि इसको बार बार न्यूज़ में बार बार बुक्स में रखा जाए, इसी वजह से इसको सोलर सिस्टम की कैटेगरी से निकाल दिया गया। और सितंबर 2006 के बाद से हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह रह गए, 8 प्लैनेट्स, ओके। कितने प्लैनेट्स रह गए, 8 प्लैनेट्स, ओके। तो देखिए हम बात कर रहे थे सन की, तो सन की पोजीशन आपको समझ में आ गई। बात करें अगर हम इसकी साइज की कि भाई ये कितना बड़ा है, तो सोलर जो हमारा सन है वो अर्थ की जितनी साइज है उसका 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे सन जो हैं वो पृथ्वी से कितने ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तीसरी बात, अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर का मतलब व्यास, तो इसका व्यास कितना है, वो है 14 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो 14 लाख किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, कंपोजिशन का मतलब घटक, यानी कितने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है
हाइड्रोजन से मिलकर बना है। देखो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखे हैं और इसको अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करके रख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस कितने परसेंटेज में सन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ये 71% प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हीलियम की बात करें तो ये 26.5% प्रेजेंट है। अदर एलिमेंट्स यानी अदर जो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं वो 2.5% प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो इसको याद रखना। मेनली दो ही चीज़ों से मिलके, अदर एलिमेंट्स को देखो इसीलिए इसका परसेंटेज भी कम रखा गया है 2.5%। ठीक है, लेकिन मेनली जो दो गैसेस से मिलकर बना है सन, उसका क्या नाम है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। बार बार इसी पर ही क्वेश्चन पुटअप होता है, और क्वेश्चन भी यही पूछेगा कि कौन से मेन गैसेस से सन मिलकर बना है और किस प्रोसेस से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। तो वो नाम क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिसे हम परमाणु विखंडन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ये है कि सन जो है उसका वहाँ का जो स्थलीय तापमान कितना है। ठीक है ना, उसका स्थल यानी उसका जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है। तो उसका जो सरफेस का टेम्परेचर दैट इज 5778 केल्विन, के फॉर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर यानी तापमान को नापने की जो यूनिट होती है उसे हम केल्विन कहते हैं। ठीक है, केल्विन के अलावा हम सेल्सियस से भी नापते हैं, और तीसरी यूनिट एक और प्रयोग होती है जिसे हम फ़ारेनहाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो 5778 केल्विन या फिर 504.85 डिग्री सेल्सियस जो है, ये है सन का सरफेस टेम्परेचर। अभी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये सन के सरफेस टेम्परेचर की ही बात अभी करी जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ का जो सन का जो सेंटर है, ठीक है, जैसे ये सन है तो अभी सिर्फ ये सिर्फ सरफेस की बात हुई इसके। अभी बात करने जा रहे हैं हम इसके सेंटर की, यानी इसके जो बीचों बीच का जो सन का हिस्सा है उसका टेम्परेचर कितना है। तो उसका टेम्परेचर कितना है? 150 लाख डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप वहाँ पहुँचे तो आप वो कुछ नहीं कर पाओगे, फ्यू सेकेंड्स में, फ्यू सेकेंड्स भी मत बोलो, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में आप राख बन जाओगे। तो आप समझ सकते हो सन कितना गर्म है। ठीक है, देखो दूसरी चीज, जो सन होता है, ठीक है, सन का जो शाइनिंग सरफेस यानी ये जो चमकीला सरफेस है, इसके लिए एक नाम यूज किया जाता है जिसका नाम है फोटोस्फीयर। इसे हिंदी में भी फोटोस्फीयर ही कहा जाता है। ठीक है ना, और इसी शाइनिंग सरफेस से सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं यानी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको एनर्जी जो है इसी शाइनिंग सरफेस की मदद से ही मिलती है, जिसे हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो आउटर सरफेस है वो कैसा होता है? चमकीला होता है। ठीक है ना, अब देखो दूसरी चीज, देखो यहाँ पे कोरोना लिखा है। ठीक है, अब कोरोना सा मतलब वो मत समझ लेना कि इस समय जो कोविड टाइम चल रहा है, कोरोना बीमारी जो फैली है उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। और मुझे पता है मेरे बताने से पहले आधे लोग तो इतनी बात समझ ही गए होंगे और पक्का अपना दिमाग कोरोना में लगाए होंगे। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी मत सोचना। देखो कोरोना क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस। ठीक है, जो सन का बाहरी जो आवरण होता है, ठीक है, सपोज ये सन है, बाहरी जो इसका है पूरा एयरी पार्ट जो इसका होता है, जो ये बाहरी हिस्सा है, ठीक है, सन का सपोज करो एटमॉस्फेयर जो है यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है, सपोज करते हैं, जस्ट अभी इमेजिन करो कि यहाँ तक जो है सन का एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब आखिरी छोर एटमॉस्फेयर का जो सन का है वो यहीं पर है। तो यहाँ पर जो लेयर बाहरी हिस्सा जो है, मतलब सन के एटमॉस्फेयर की जो बाहरी जो परत है उसे ही हम और जो कि पतली हॉट गैसेस यानी पतले गर्म गैसेस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी थिन हॉट गैसेस पाई जाती हैं जिसको आप लोग बिल्कुल भी सह नहीं पाओगे। तो सन के एटमॉस्फेयर का जो सबसे बाहरी परत यानी आउटर लेयर जो होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात करें अगर हम इस कोरोना की, तो कोरोना दिखता कैसे है? ठीक है, तो दिखता ये तभी है भाई जब सन पे लगता है पूरा ग्रहण। ठीक है, पूरा ग्रहण कब लगेगा ये भी बात कर लिया जाए, क्योंकि सोलर एंड लूनर इक्लिप्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। चंद्र ग्रहण जिसे हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं और सोलर इक्लिप्स जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो यही बात कर लेते हैं, व्हाट इज लूनर इक्लिप्स एंड व्हाट इज सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे ये सन है, ठीक है, यहाँ सन है,
यहाँ पर हमारी आ जाती है अर्थ और यहाँ पर आ जाए मून, तो क्या होगा? देखिए होगा क्या कि जब अर्थ बीच में आ जाएगी ना, तो उसकी वजह से जो हमारा मून है इसके ऊपर पूरी लाइट जो है सन की नहीं पड़ पाती है, जिसकी वजह से क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, और इसी का विपरीत हो जाता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होगा? सन यहाँ पर है, मून बीच में आ जाता है और अर्थ जो हो जाती है किनारे हो जाती है। तो मून जब बीच में आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब सन की रेज मून पे पड़ेंगी तो मून की जो शैडो है वो अर्थ की तरफ जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे अर्थ पे लग जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो देखिए जो हमारा जो कोरोना होता है, ठीक है, कोरोना लेयर जो होती है सन की, वो कब दिखती है? जब सन पे लग जाता है पूरा ग्रहण, यानी पूरी तरह से इसके ऊपर जो है शैडो आने लगती है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये क्लियरली जो है अर्थ से क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ये कब होगा? जब मून बीच में आ जाता है। ठीक है, जब मून बीच में रहेगा तो मून की परछाई जो है वो अर्थ पे पड़ने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारा सन है वो विजिबल हमें नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सन जो है वो अर्थ से कितनी दूरी पर है? यहाँ सन है और यहाँ अर्थ है, तो अर्थ और सन के बीच की दूरी कितनी है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है। जो सन है वहाँ से लाइट जो है अर्थ तक कितने समय में आती है? तो सन से अर्थ तक लाइट जो है 8.5 मिनट्स में आती है। इसी वजह से जो हमारा ईस्ट पार्ट है इंडिया का, यानी जो हमारे अरुणाचल प्रदेश असम साइड रीजन है, वहाँ पे पहले सनराइज होता है और फिर बाद में हमारे यहाँ सनराइज दिखता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम प्लैनेट्स की, जो हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं। ठीक है, तो ग्रह जो वैसे बेसिकली 8 ही हैं, लेकिन अभी हाल ही में नासा ने एक 9th प्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है कार्ला। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है करंट अफेयर्स के फॉर्म में कि अभी रिसेंट में नासा ने कौन सा 9th प्लैनेट डिस्कवर किया है, उसका नाम बताओ। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कार्ला। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। देखो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो प्लैनेट्स हैं उनको भाई तुम अरेंज करके दिखाओ साइज वाइज। ठीक है, कि कौन सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन। तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर के बाद जुपिटर को हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं, उसके बाद सैटर्न आते हैं यानी शनि ग्रह, उसके बाद यूरेनस आता है जिसे हम कहते हैं अरुण ग्रह, उसके बाद आता है नेपच्यून जिसे हम वरुण ग्रह कहते हैं, उसके बाद आती है हमारी अर्थ जिन्हें हम पृथ्वी कहते हैं, फिर आता है वीनस जिसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं, फिर आता है मार्स जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं, और फिर आता है मरकरी जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लैनेट्स का अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी। ये हम इजीली इस सीक्वेंस में देखकर बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो मैंने बात की थी ना पिछली वाली स्लाइड में कि इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्थलीय ग्रह। और आउटर प्लैनेट जिसे हम बाहरी ग्रह, जिसे हम जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, यानी दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस देखो इतना सा है कि ये जो इनर प्लैनेट होते हैं ये मेटेलिक मिनरल से मिलके बने हुए हैं। मेटेलिक मिनरल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खनिज धातु से, यानी खनिज धातुओं से मिलकर बने हुए हैं कौन? हमारे इनर प्लैनेट्स। ठीक है, खनिज धातु। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट की वहीं, तो ये किससे बने हुए? कंप्लीटली हॉट गैसेस यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं, और यही कारण है कि हम इन्हें जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनर प्लैनेट्स की, तो इनका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है ये काफ़ी छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि ये काफ़ी जल्दी जल्दी रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है?
सपोज करो कि ये हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पर एक समय पे हमारा प्लैनेट है। अब वो रिवॉल्व करते हुए वो वापस से यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन में क्या होता है, किसी भी प्लैनेट की लोकेशन बदलती है। वहीं एक होता है हमारा रोटेशन। ये सारी चीज़ें आपने जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ी होगी। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन में बस इतना सा होता है कि जो हमारा प्लैनेट होता है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ स्टेट बदलती है, ठीक है। स्टेट का मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम कहते हैं एक्सिस, और इसी एक्सिस के अराउंड में जब वो क्या करे, सिर्फ घूमता रहे और पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। ध्यान रखना, रोटेशन की वजह से क्या होता है, रात और दिन होता है। क्या होता है, रात और दिन। लेकिन जब रिवॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे क्लाइमेट यानी हमारे वेदर में चेंज आता है, हमारे सीजन में चेंज आता है। वेदर में नहीं, सीजन में, यानी मौसम में चेंज आता है। गर्मी क्यों आती है, ठंडी क्यों आती है, पतझड़ का मौसम क्या होता है यानी ऑटम सीजन क्यों आता है, वसंत ऋतु क्यों आती है यानी स्प्रिंग सीजन क्यों होता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि डे और नाइट क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू रोटेशन, ओके। अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट्स की, तो इनके पास क्या है कि इनका लॉन्गर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है, यानी ये काफ़ी धीरे धीरे रिवोल्यूशन करके अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनर प्लैनेट जो होते हैं इनका रॉकी क्रस्ट होता है, यानी रॉकी क्रस्ट, यानी क्रस्ट का मतलब बाहरी जो इनकी सतह है वो रॉक से मिलकर बनी, यानी पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। इसीलिए हम इनर प्लैनेट को पथरीला ग्रह भी कहते हैं, यानी रॉकी प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। वहीं आउटर प्लैनेट जो होते हैं ये गैसियस बॉडीज से मिलकर बने हैं। गैसियस मतलब पूरा मैक्सिमम चीजें गैसेस से ही मिलकर बनी है, इसीलिए वहां पे लाइफ का सर्वाइवल संभव नहीं है। गैसेस बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां ऑक्सीजन भी मिल रहा है। अगर ऑक्सीजन मिल रहा तो हम भी, तो क्या पता मैं भी कल को सैटर्न पे जाके रहती, आप कहीं यूरेनस पे जाके रहते, लेकिन ऐसी गैसेस नहीं पाई जा रही हैं वहाँ पे जहाँ पर कि लाइफ संभव हो, ठीक है। ऐसी गैसेस सिर्फ और सिर्फ अभी अर्थ पे पाई गई हैं, और साइंटिस्टों का मानना है कि कहीं ना कहीं मार्स पे भी ऑक्सीजन जैसी गैसेस वहाँ पे भी पाई जा रही हैं, ठीक है। देखिए, चौथा एंड लास्ट डिफरेंस क्या है इनर और आउटर प्लैनेट के बीच में, कि जो इनका कोर होता है, कोर यानी सबसे अंदर की जो सतह होती है प्लैनेट की, ठीक है, तो उसे हम कोर कहते हैं। वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो बना हुआ है मॉल्टेन मेटल से। मॉल्टेन मेटल यानी पिघली हुई धातुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, पिघली धातु, तो इनसे मिलकर बना हुआ है कोर, किसका, इनर प्लैनेट्स का, ठीक है। इनर प्लैनेट्स में कौन कौन आता है, बुध ग्रह, उसके बाद कौन आता है, मरकरी आता है, विनस, विनस को हम क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं, उसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी आती है, उसके बाद मार्स यानी कि मंगल ग्रह आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आउटर प्लैनेट्स की हम बात करें तो इनके पास रिंग सिस्टम होता है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, एक मिनट में आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा, ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला रीजन, इसको हम क्या कहते हैं, ये इनर प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने बोला कि उनके पास रिंग्स होती हैं, ये देखो छोटी छोटी रिंग्स दिख रही है, रिंग्स किससे बनी हुई है, डस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, सैटर्न के पास कितनी बड़ी सी रिंग है, यूरेनस के भी पास रिंग्स होती हैं, हालांकि इस पिक्चर में विजिबल नहीं है, लेकिन उनके पास भी रिंग्स होती हैं। देखो, नेपच्यून में भी हल्का हल्का आपको विजिबल दिख रहा होगा कि ये सारी रिंग्स हैं, ठीक है। तो जितने भी ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनके पास रिंग सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है, मरकरी, ठीक है। मरकरी नहीं, इसके साथ साथ मैंने क्या लिखा है, नोटेबल फैक्ट्स अबाउट वेरियस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह, क्योंकि देखो प्लैनेट है तो उनके साथ कहीं ना कहीं उपग्रह भी उनके मौजूद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो उपग्रह होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही प्लैनेट्स के पास हैं, ठीक है। कुछ ही प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। मैं आपको एक टेबल आपको इस वीडियो के साथ आपको लिंक करके दे दूंगी, आप उस टेबल को एक बार पढ़ लेना कि किस प्लैनेट के पास कितने मून है, उनका पीरियड ऑफ रोटेशन, रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें जस्ट फॉर नॉलेज याद रखना, ठीक है। देखो, तो हमारा जो ये मरकरी है, मरकरी हमारा पहला ग्रह है जो कि सन के सबसे करीब है, ठीक है। तो जो देखो, पहला मैंने यही चीज लिखी, सबसे एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट है, यानी यहाँ पे लाइफ की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है।
वाटर भी बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी कोई भी गैसेस नहीं प्रेजेंट है जिससे कि लाइफ का सर्वाइवल यहाँ पे संभव हो। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ पर ओजोन, ओजोन जानते हो, ओजोन एक ऐसी गैस की लेयर है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर नाम की परत में पाई जाती है। जब मैं आपको एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसमें हम काफ़ी ब्रीफ में इसका डिस्क्रिप्शन भी देंगे आपको। तो ये जो ओजोन गैस होती है ना, ये हमें सूर्य की तरफ से आने वाली जहरीली किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो यही जो ओजोन लेयर होती है, इस तरह की ओजोन लेयर जो है वो मरकरी पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ठीक है, बात करें अगर हम वीनस की, तो वीनस जो है ये हमारा सबसे चमकता हुआ ग्रह है और सबसे हॉटेस्ट भी प्लैनेट है। ठीक है, ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट दोनों कौन है? वीनस है। इसके लिए कुछ निक नेम्स भी दिए गए हैं साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, उस निक नेम को हम हिंदी में उपनाम कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से उपनाम है? इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, उसके बाद अर्थ ट्विन भी कहते हैं, यानी पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। ठीक है, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इवनिंग में सबसे पहले दिखता है और मॉर्निंग में भी हमें सबसे बाद में दिखने वाला यही है, मतलब कि काफ़ी देर तक ये प्लैनेट दिखता रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसे हम एक और निकनेम से बुलाते हैं जिसे हम कहते हैं व्हील्ड प्लैनेट। देखो, व्हील्ड प्लैनेट इसे क्यों कहा जाता है? व्हील्ड प्लैनेट कहने का मेन रीज़न इसके पीछे ये है कि यहाँ पर जो हमारा, सपोज करो ये वीनस है ना, तो वीनस के एटमॉस्फेयर में काफ़ी थिक जो है एक बादलों की हमें क्या मिलती है? कवरिंग मिलती है। ठीक है ना, अब वो बादल यहाँ वाले बादल नहीं होते हैं जो कि पानी बरसाते हैं, वो बादल ऐसे होते हैं जो एसिड रेन वहाँ पे कराते हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे एसिड्स निकलते हैं। तो आप सोच सकते हो कि क्या वहाँ पे लाइफ संभव है? बिल्कुल भी नहीं संभव है। ठीक है, तो इसीलिए देखो, जब आप ना कभी टेलीस्कोप से जब देखोगे तो जो वीनस होता है ये धुंधला दिखता है। धुंधला क्यों दिखता है? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा क्लाउड प्रेजेंट है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर भी ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, और ये एक ऐसा ग्रह है जो कि क्लॉकवाइज मैनर में चलता है। देखो, ये हमारी घड़ी है, घड़ी कुछ ऐसे होती है और घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। ठीक है ना, तो इसी वे में विनस चलता है। विनस के अलावा एक और सोलर सिस्टम का प्लैनेट है जो कि यही इसी डायरेक्शन को फॉलो करता है, दैट इज यूरेनस। ठीक है ना, बाकी जितने भी प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में वो सब कौन से डायरेक्शन में चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ की अगर हम बात करें तो जो अर्थ है ये सबसे बड़ा इनर प्लैनेट है। ठीक है, सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह है जो कि अपने एक्सिस पे कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री एंगल पर जो हमारी अर्थ है ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई, ये इसकी एक्सिस होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे कोई भी प्लैनेट अपना रोटेशन करता है। ठीक है, तो इसी एक्सिस पर ये कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ के रोटेशन की कि ये कितने दिन में, कितने समय में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, तो दैट इज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.091 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स में हम कितना ले लेते हैं? 24 आवर्स हैं। हम बोलते हैं ना हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो 24 एग्जैक्ट नहीं होते हैं, वो अप्रॉक्स में लिए जाते हैं। एग्जैक्ट कितना होता है? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.091 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि अर्थ जो है सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, तो वो लेती है 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। तो इतना दिन लगता है अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है ना, इसके लिए भी दो उपनामों का प्रयोग किया जाता है, यानी 2 निकनेम्स इनके लिए हैं। पहला है वाटरी प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट कहने का क्या मतलब है कि इसे जलीय ग्रह कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो अर्थ में पाया जाता है। ठीक है ना, और इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, यानी नीला ग्रह। नीला ग्रह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी पाया जाता है कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो जब ब्रह्मांड से, यानी आप स्पेस में जब जाओगे वहाँ से जब अर्थ को देखोगे तो आपको ये ब्लू दिखेगी, इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें अर्थ की सैटेलाइट की, सैटेलाइट यानी नेचुरल सैटेलाइट, यानी जो इसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो कौन है? मून है। ठीक है ना, मून इसका एकमात्र
प्राकृतिक उपग्रह यानी ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, और जब अगर हम मून की बात करें तो मून जो है ये अर्थ के अराउंड अपना रोटेशन रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और इसके साथ साथ मून के भी सन के भी अराउंड अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं मून के बारे में। तो पहला तो पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया। दूसरा, अगर हम बात करें इसके व्यास की यानी इसका टोटल डायमीटर कितना होता है, तो दैट इज 3475 किलोमीटर। ठीक है। तीसरा, अगर हम इसके ऑर्बिट की बात करें कि किस तरह के कक्षा में ये अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो इसकी कक्षा जो है वो भी बाकी ग्रहों की तरह इलिप्टिकल है यानी अंडाकार है। उसके बाद इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस अर्थ से कितनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस मून की अर्थ से कितनी है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एपोजी और हिंदी में हम इसे कहते हैं पराकाष्ठा। ठीक है, तो यानी हमारा चंद्रमा जो है ये अर्थ यानी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, कितनी ज़्यादा दूरी पर है, उसे हम पराकाष्ठा कहते हैं। ठीक है, लिखने के लिए नहीं आएगा कि व्हाट इज एपोजी व्हाट इज पेरिजी, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया। तो एपोजी इसका कितना है 4,06,000 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस मून की कितनी है अर्थ से, ठीक है, तो उसे हम पेरिजी कहते हैं, और पेरिजी को हम हिंदी में कहते हैं भूसमापक। क्या कहते हैं, भूसमीपक, सॉरी भूसमीपक। तो मून का जो भूसमीपक है अर्थ से वो कितना है 3,64,000 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो कैसे ये एपोजी निकलता है और कैसे पेरिजी। सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अराउंड मून की ये है इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो देखो जब मून यहाँ पर होगा तो क्या होगा कि अर्थ और मून के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी होगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं एपोजी। और उस समय जब मून अर्थ से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है तो उस समय उसकी डिस्टेंस कितनी होती है 4,06,000 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जब मून जो है वो रिवॉल्यूशन करते हुए कहाँ आया, यहाँ पर आया, अगर यहाँ पर आ गया तो अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब हम इसे क्या कहेंगे, पेरिजी या फिर भूसमीपक। ठीक है, तो भूसमीपक इस दौरान कितना हो जाएगा 3,64,000 किलोमीटर। ओके, देखिए जो हमारा मून है वो 27 डेज यानी 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट लेता है अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यानी ये इसकी एक्सिस है और अपनी एक्सिस पर ये मूव करने के लिए जो ये टाइम लेता है दैट इज 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट यानी 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स, जिसे हम 27.5 डे भी कह सकते हैं। ठीक है, और इस पीरियड ऑफ रोटेशन को हम क्या कहते हैं, सीड्रल मंथ कहते हैं। इसे हिंदी में भी सीड्रल मंथ के ही नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देखिए जो मून है ये अर्थ के अराउंड अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में भी सेम डे लेता है, यानी अर्थ के अराउंड में इसका जो रिवॉल्यूशन होता है दैट इज ऑल्सो 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स, यानी इसका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का जो ड्यूरेशन है दैट इज सेम। लेकिन अगर हम बात करें मून की सन के अराउंड रिवॉल्यूशन की तो वो कितना होता है 29.53 डेज, यानी मून जो है सन के अराउंड अपना एक रिवॉल्यूशन 29.53 डेज में कंप्लीट करता है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, सिंडोनिक मंथ के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए अगर आपको कोई भी समस्या इसमें हो, ऐसा लग रहा हो कि वीडियो काफ़ी मैं फास्ट आपको पढ़ा रही हूँ वीडियो में, तो बेशक आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा देने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मून है। मैं क्योंकि हमारे लिए हमारे जो चंद्रमा मामा हैं यानी जिसे हम चंदा मामा भी कहते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी खास होते हैं, हर बच्चे के लिए खास होते हैं, तो अपने मामा के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा मत समझिएगा, हम लोग के मामा हैं वो। ठीक है, देखो तो जो मून है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो ये 59% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम अर्थ, यानी अर्थ से हम कितना प्रतिशत हिस्सा चंद्रमा का देख पाते हैं, वो कितना प्रतिशत है, दैट इज 59%। ठीक है, तो 59% ही सिर्फ देख पाते हैं हम। उसके बाद जो मून है उसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, जैसे हमारी जो अर्थ है उसका सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ठीक है,
तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसी तरह मून का भी अपना एक हाईएस्ट पॉइंट है जिससे हम क्या कहते हैं, माउंट लिबनटीज। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, माउंट लिबनटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मून की, तो मून के पास एक ऐसा रीजन है जो कभी भी सन की रेज जहाँ पर कभी भी नहीं पहुँचती हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, इज दैट यहाँ लिखा है ना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज दैट रीजन ऑफ अर्थ। यहाँ पे अर्थ को हटा के आप लोग यहाँ पर मून कर लेना। ओके, जब राइट डाउन करना या इसकी पीडीएफ को प्रिंट आउट करवाना तो वहाँ पे मून करवा लेना। ओके, याद रखना इस चीज़ को। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक ऐसा रीजन है मून का जो हमेशा अंधकार से घिरा हुआ रहता है, वहाँ पर कभी भी सन की रेस नहीं पहुँचती हैं। मून वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की जिसके पास ना ही अपना खुद का कोई एटमॉस्फेयर है, ना ही वहाँ पे कोई साउंड है, और ना ही कोई ट्विलाइट है, यानी कोई भी रात की रोशनी नहीं होती है, सिर्फ वो सन से ही काम चलाता है, यानी उसकी खुद की कोई रोशनी भी नहीं है। ठीक है, देखो जब कहीं एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो साउंड होती है, हमारी जो आवाज़ होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ये आप लोगों ने अपने भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो साउंड की तो कहीं से बात ही नहीं आती। इसी वजह से देखो आप लोगों ने तमाम वीडियोस भी अगर एस्ट्रोनॉट्स की देखी होगी तो वो क्या करते हैं, अपने रेडियो डिवाइज़र की मदद से ही एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। ओके, देखिए जो मून है वहाँ का जो डे टाइम का टेम्परेचर है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और नाइट में वहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -180 डिग्री सेल्सियस, तो इतना टेम्परेचर होता है। यहाँ देखिए मैंने माइनस नहीं लगाया, इसमें भी आप लोग करेक्शन कर लेना। ठीक है, अगर हम बात करें मून से लाइट के आने के समय की, तो यानी मून से अर्थ तक लाइट कितने समय में आती है, तो वो 1.3 सेकेंड्स में अर्थ तक पहुंचती है। ठीक है ना, और जो मून की साइज है वो अर्थ के साइज की 1/4 है, यानी अर्थ की जितनी साइज है उसका 1/4 हिस्सा जो है वो मून है। ठीक है, उसके बाद जो मून है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो 1/6 है अर्थ का। ठीक है, अर्थ का 1/6 है। ठीक है, तो इसी वजह से देखिए अगर आपका यहाँ पे वेट समथिंग, अगर मान लो आपका वेट 60 kg है, तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपका जो वेट है वो 60 का जब आप 1/6 निकालोगे तो उतना हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे काफ़ी कम है। इसी वजह से जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज़्यादा होगा आपका वहाँ पर वेट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मून पर पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से, वो हैं सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम। ठीक है, मून की स्टडी को हम कहते हैं सेलेनोलॉजी, याद रखना इसको। और जो मून के लिए जो निक नेम यानी जो उपनाम का प्रयोग किया जाता है वो है फॉसिल प्लैनेट, यानी जीवाश्म ग्रह इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपने कभी कभी सुना होगा कि क्या होता है कि जब फुल मून यानी पूर्णिमा जब लगती है तो एक दौर ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब वो फुल मून जो होता है अर्थ के काफ़ी क्लोज में आ जाता है। ठीक है, काफ़ी क्लोज में आता है जिसकी वजह से काफ़ी मतलब उस दिन क्या होता है कि मून जो है काफ़ी हर रोज से कहीं ज़्यादा ब्राइटर और कहीं ज़्यादा बिगर, कहीं ज़्यादा बड़ा दिखता है। ठीक है ना, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब हम इसे क्या कहते हैं, सुपर मून के नाम से जानते हैं, जो कभी कभी ही होता है। ऐसा नहीं कि जितनी बार पूर्णिमा लगेगी उतनी बार ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अगर पूर्णिमा की हम बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि दो पूर्णिमा के बीच का ड्यूरेशन कितना होता है, 30 डेज। ओके, देखिए ब्लू मून क्या होता है, अभी देखो शायद लास्ट मंथ में ब्लू मून आया था। ब्लू मून कब आता है, जब 2 फुल मून आए और उनके बीच का जो ड्यूरेशन है वो 31 डेज से कम का हो, यानी एक ही महीने में 2 पूर्णिमा लग जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं, ब्लू मून। यानी सेकेंड वाला जो पूर्णिमा लगेगी सेम मंथ में उसे हम क्या कहते हैं, फुल मून, ब्लू मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा है ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है, जब मून के ऊपर टोटल लूनर इक्लिप्स यानी जब उसके ऊपर पूरा चंद्र ग्रहण लग जाता है और उस समय मून जिस तरह का दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। ठीक है ना, इट मीन्स इट इज द नेम गिवन फॉर अ व्यू ऑफ द मून ड्यूरिंग अ टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, ये भी 2020 में यानी इसी साल हुआ था ये भी। ठीक है,
देखो लूनर टेट्राइड क्या होते हैं। लूनर टेट्राइड का मतलब जब 4 चंद्र ग्रहण लगे, लेकिन शर्त ये हो कि वो चारों चंद्र ग्रहण पूरे पूरे लगें, यानी कि उनके अंदर जैसे क्या होता है कि ज़्यादातर चंद्र ग्रहण क्या होता है, सपोज ये मून है तो मून के ऊपर चंद्र ग्रहण तो लगा, लेकिन इनका शेप कैसा दिखता है उस दौरान, या तो ऐसा समथिंग दिखेगा आपको शेप, या तो ऐसा हो जाएगा शेप, या तो ऐसा हो जाएगा शेप, ऐसा ही होता है ना। लेकिन टोटल लूनर इक्लिप्स में क्या होगा, पूरा का पूरा जो होगा यहाँ पर चंद्रमा जो होगा पूरा का पूरा शैडो से घिर जाता है, ठीक है ना। तो जब इसी को हम टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। तो जब 4 ऐसे लूनर इक्लिप्स लगें और एक भी उन चारों में से एक भी पार्शियल ना हो, तो तब हम उस समय उस चंद्र ग्रहण को क्या कहते हैं, लूनर टेट्राइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए इंडिया जो है, इंडिया ने अपने 2 मून मिशन अब तक लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। एक में तो सक्सेसफुल हुआ, दूसरे में सक्सेस के काफ़ी करीब पहुंचकर भी असफल हो गया, ठीक है। तो पहले की अगर हम बात करें तो पहला मून मिशन कौन सा था, वो था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 जो था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस स्टेशन से। जिस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था उसका नाम था PSLV-C1, ठीक है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। अब ये पोलर सैटेलाइट क्या होती है, GSLV क्या होती है, ये सब अभी हमें नहीं जानना है, ठीक है ना। देखिए तो जो ये चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ उस समय इंडिया ने पहली बार अपना एक अनमैन्ड स्पेस व्हीकल बनाया था, ठीक है। अनमैन्ड स्पेस व्हीकल का मतलब एक ऐसा अंतरिक्ष में जाने वाला यान बनाया जिसमें कोई भी साइंटिस्ट नहीं था, यानी रोबोट्स की मदद से वो लॉन्च किया गया था। और उस अनमैन्ड स्पेस व्हीकल का नाम क्या था, मून इम्पैक्ट प्रोब, ठीक है, यही नाम था। और यही मून इम्पैक्ट प्रोब नाम का जो स्पेस व्हीकल था ये अर्थ से जाके मून के सरफेस पे लैंड किया था, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी चंद्रयान 1 के बारे में। अब चलिए जानते हैं चंद्रयान 2 क्या था। तो देखो चंद्रयान 2 जो था ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था सेम स्पेस स्टेशन दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जिस व्हीकल की मदद से लॉन्च किया गया इस मिशन को उसका नाम क्या हो गया, GSLV-F10, यानी इसकी मदद से लॉन्चिंग किया गया था। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ओके। देखिए चंद्रयान 2 जो था इसमें 3 मेन पार्ट्स का बहुत अहम रोल था, और यही 3 पार्ट जो थे न्यूज़ में उस समय काफ़ी ज़्यादा छाए थे। और आज भी जब कोई चंद्रयान 2 की बात करता है तो इन्हीं 3 पार्ट्स के बारे में बात करता है, दैट इज ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ठीक है। देखो ऑर्बिटर, तो ऑर्बिटर के लिए कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन लैंडर को विक्रम कहा गया और रोवर को प्रज्ञान कहा गया। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज ऑर्बिटर, व्हाट इज लैंडर एंड व्हाट इज रोवर। देखो ये है मून सपोज करते हैं, और यहाँ से अर्थ से इस चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। जब लॉन्च किया गया तो जो मून का जब एटमॉस्फेयर पड़ा, हालांकि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मून की जब ऑर्बिट आई तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक पार्ट, उस मिशन का एक पार्ट यहाँ पर छूट गया, जिसको, और इसका काम क्या था इस पार्ट का, कि ये मून के चारों तरफ इसका काम था चक्कर लगाना, और समय समय पे इसरो तक जो भी इस पे नई इंफॉर्मेशन मिल रही थी उसको इसरो तक पहुंचाना, ये काम था इस पार्ट का। और इस पार्ट का नाम क्या था, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर यानी ऑर्बिट से ऑर्बिटर बना है, यानी जो कि मून के ऑर्बिट पर घूम रहा है और वो मून से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो इसरो तक पहुंचा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें लैंडर की, तो लैंडर वो पार्ट था जो कि मून के सरफेस पे जाकर लैंड किया, ठीक है, लैंड किया। और उसके अंदर जो रोबोट सिस्टम था जिसका मेन काम था वहाँ पे जाना और वहाँ के सरफेस पे बकायदा बहुत ही फाइन तरीके से जानकारी को कलेक्ट करके ऑर्बिटर तक पहुँचाना, उसे कहा गया रोवर, ठीक है। उसे हिंदी में उसे ही कहा, उसका नाम दिया गया प्रज्ञान, ठीक है। तो ये 3 पार्ट थे चंद्रयान 2 मिशन के मेन पार्ट, ठीक है। और देखिए जब ये लॉन्च हुआ तो प्लानिंग ये थी कि जो आफ्टर 100 किलोमीटर लैंडर विथ रोवर सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्बिटर, यानी कि ये मून था, यहाँ पर ऑर्बिटर जो था वो लैंडर और रोवर से सेपरेट हुआ, और यहाँ से इसने क्या किया, मून के ऑर्बिट पे चलना शुरू किया और उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, यानी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। तो जिस पॉइंट पर ऑर्बिटर लैंडर से दूर हुआ वो कौन सा पॉइंट था, 100 किलोमीटर अबव था, ठीक है।
उसके बाद लैंडर जो था वो सॉफ्टली लैंड किया था हमारे मून के सरफेस पे, ठीक है ना, क्योंकि अगर सॉफ्टली वो लैंड नहीं करता तो कहीं ना कहीं जो भी उसके अंदर रोवर था और भी जो मैकेनिकल डिवाइसेस थी कहीं ना कहीं उनके ब्रेक होने के चांसेस थे, ठीक है। इस मिशन में 6 व्हील्ड रोवर का यूज़ किया गया था, यानी 6 पहियों वाले रोवर का यूज़ किया गया था, क्योंकि ताकि वो डिसबैलेंस ना हो, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है इस वजह से। उसके बाद ये जो मिशन था इसमें टोटल इसका पूरा वेट कितना था इस मिशन का, क्योंकि काफ़ी सारी इसमें मशीनें लगी हुई थी, तो टोटल वेट इस मिशन का था 3290 किलोमीटर। ओके, देखिए नेक्स्ट प्लैनेट, क्योंकि इसके पहले हमने अर्थ पढ़ा और अर्थ के सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कई सारे ऐसे ग्रह हैं जिनकी अपनी खुद की सैटेलाइट है, लाइक मार्स की अपनी फेबोस डेमोस है, जुपिटर के पास तो कई सारी सैटेलाइट है, उसमें से एक गैनीमेड है, तो कई सारी सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए मार्स जो है, मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, यानी लाल ग्रह कहा जाता है इसको। लाल ग्रह कहते हैं क्यों? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है, और इसकी वजह से ही जो मार्स है उसका जो स्काई है, यानी वहाँ का जो आसमान है वो पिंक कलर का दिखता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आयरन। ओके, मार्स के पास अपनी सिर्फ 2 ही सैटेलाइट है, दैट इज फेबोस एंड डेमोस। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की, दैट इज जुपिटर। तो जो जुपिटर है इसे हम बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं, और ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, ठीक है। इसको विंटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसे विंटर प्लैनेट कहने का रीज़न ये है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है दैट इज ऑलवेज -148 डिग्री सेल्सियस, हमेशा कितना होगा 148 डिग्री सेल्सियस। और इसकी सबसे बड़ी जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज गैनीमेड। ओके, गैनीमेड इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। नेक्स्ट है सैटर्न, जिसे हम कहते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है ये सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का है। इसकी जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? टाइटन। ओके, देखिए जो सैटर्न है इसके पास अप्रॉक्सीमेटली 18 मून इस समय हैं, ठीक है। 18 मून नहीं, 18 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, बाकी तो मैं आपको एक एक पिक भेज दूंगी, उसको एक बार आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि किस प्लैनेट के पास कितने सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उनका पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है यूरेनस। अगर हम यूरेनस की बात करें तो इसे हिंदी में अरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो साइज है ये अर्थ के साइज का 4 गुना है, यानी 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ मून। ओके, ये किस कलर का होता है? ये ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। ग्रीनिश कलर यानी हरा रंग क्यों होता है इसका? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मीथेन गैस पाई जाती है। देखिए ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि पहली बार टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट प्लैनेट जिसे दूरबीन का प्रयोग करके डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा? सर विलियम हर्सिल के द्वारा। कब किया गया? 1781 में। और ये पूरे सोलर सिस्टम का 3rd बिगेस्ट प्लैनेट माना जाता है, ठीक है। यूरेनस के अराउंड 13 रिंग्स हैं, ठीक है, 13 रिंग से सराउंडेड है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विनस की तरह यूरेनस भी क्लॉकवाइज पैटर्न में अपना रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। इसके लिए भी कई एक निकनेम का यूज़ किया जाता है, दैट इज प्लैनेट ऑन इट साइज, यानी एक ऐसा ग्रह जो कि एक ही साइड में लुढ़का हुआ है। यानी कि देखो क्या होता है कि सपोज करो ये इसकी एक्सिस है यूरेनस की और ये है यूरेनस, तो यूरेनस क्या करता है कि अपनी एक्सिस के काफ़ी ज़्यादा अपनी एक्सिस की तरफ क्या है, झुका हुआ है, ठीक है। और इसीलिए देखने में ऐसा लगता है कि ये कंप्लीटली एक साइड में ही लुढ़का हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं कि अ प्लैनेट ऑन इट्स साइड। ओके, लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून को हम वरुण ग्रह के नाम से जानते हैं, और ये काफ़ी मायनों में यूरेनस के जैसा ही है, इसीलिए इसे यूरेनस का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अराउंड में मीथेन की जो है सब जीरो टेम्परेचर की रिंग मिलती है, ठीक है। यानी कि मीथेन जो गैस है उसकी सब जीरो टेम्परेचर की रिंग। अब दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज सब जीरो रिंग। देखो सब जीरो टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो जीरो टेम्परेचर पहले जान लो, जीरो टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जाता है, यानी माइनस में -1 डिग्री सेल्सियस, -9 डिग्री सेल्सियस, मतलब
ओवरऑल नेगेटिव में जब टेम्परेचर जाने लगता है तब उसे हम क्या कहते हैं, सब जीरो टेम्परेचर। तो आप इससे समझ सकते हो कि नेपच्यून पे कितना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे है, ठीक है। इसी वजह से देखो ये जो यूरेनस है और जो नेपच्यून है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, आइसी प्लैनेट के भी नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरे टाइम में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, क्योंकि ये सन से क्या है, काफ़ी दूरी पर है, तो इन्हें उतनी ज़्यादा हीट मिल नहीं पाती है और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडक रहती है, ठीक है। लास्ट प्लैनेट जो था 9th, मैंने आपको कुछ समय पहले बता ही दिया कि इसे सितंबर 2006 में नासा ने सोलर सिस्टम की कैटेगरी से निकाल दिया था, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। और देखिए, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था सोलर सिस्टम के मेंबर्स में एस्टेरॉइड्स का भी जिक्र किया आपसे, उसके बाद मैंने बोला आपसे मीटियोर्स के बारे में कि ये भी सोलर सिस्टम के ही मेंबर्स हैं। उसके बाद मैंने कहा कॉमेट्स के बारे में, ओके। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, इनको मैं कल की वीडियो में यूनिवर्स के साथ इसे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना कि कहीं मैम भूल न गई हो, मैंने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्स के साथ में ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आप लोग ये मुझको बताना कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि अब तो मेरी ज्योग्राफी की वीडियो रेगुलर आती ही रहेंगी। तो आप अगर अभी से मुझे बताने लगोगे कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम बिहाइंड द वीडियो, देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। तो अभी से बताना, ताकि एग्ज़ाम आते आते हम आपको इतना अच्छे से पढ़ा दें कि आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। दूसरी चीज़, अभी मैं आज सोलर सिस्टम पढ़ाई हूँ, कल यूनिवर्स पढ़ाऊँगी, तो ये दोनों टॉपिक जैसे ही हो जाएंगे तो दोनों टॉपिक के बाद जो मेरी तीसरी वीडियो आएगी उस पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिससे कि अगर कोई पॉइंट अगर मान लो टॉपिक में पढ़ाते समय छूटा होगा तो वो क्वेश्चन में जाके प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, हमारे इस चैनल का मकसद बस इतना सा है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, कोई टॉपिक ना छूटे, ना ही कोई पॉइंट छूटे, ओके। अब आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो और बिल्कुल भी घबराइए मत। आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हम लिए हैं, तो ऑफकोर्स आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। तो ओवरऑल आप, मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि आपको सेशन कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।